नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड ओलंपियाड मैथ का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चे भाग लेंगे। ठीक है, तो लेवल हम मान के चलते हैं कि 8 के आसपास का होना चाहिए, क्योंकि इसको 7 का भी देगा बच्चा और 9 का भी देगा, तो हम लोग 8 का एवरेज मान के चलते हैं, तो उसी के आसपास क्वेश्चन आना चाहिए। तो अभी हाल में ही झारखंड छात्रवृत्ति योजना की जो परीक्षा हुई थी उसमें मैथ का जो क्वेश्चन था, ये भी स्टेट लेवल का एग्जाम था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का लेवल था मान के चलते हैं कि इसी के लेवल का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो इस हम क्लास 8 के क्वेश्चन को देखेंगे छात्रवृत्ति योजना वाला। इसके साथ साथ हम कॉम्पिटिशन का एक और क्वेश्चन मेरे पास है नवोदय विद्यालय का, हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, नवोदय विद्यालय का जो मैथ का जो क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हम अभी हाल में है, ठीक है, क्लास 8 का सब्जेक्टिव और क्लास 8 का जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे तो पूरा 8 का हम मेरा मैथ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और इसके सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आया था। ठीक है, क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और सब्जेक्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। इतना करके हम लोग लगभग सारा तैयारी हो जाएगा। चलिए, तो बिना लेट के हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था कि तो बताना था कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा, a + b और b + a, ये कौन सा लॉ है। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, इसमें क्या है, तो पहला जो है कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, मतलब क्या है, a + b जोड़ें या b + a जोड़ें, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। या इसका ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है। मतलब उसमें भी अगर हम a गुना b करें या b गुना a करें तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि 3 संख्या है, या तो हम क्या करें, पहले अंतिम वाला 2 को जोड़ लें और लास्ट पहला वाला बाद में जोड़ें, या पहला दोनों को जोड़ें अंतिम में इसमें जोड़ें, तो भी आंसर मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। और दूसरा क्या, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है। उसी तरह कोई 3 संख्या हो a b c, तो आप या तो पहले इन दोनों गुना कर लीजिए, फिर लास्ट में a से गुना करिए, या हम क्या करें, पहले इन दोनों गुना करें फिर इसे गुना करें, तो आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, तो इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, या ब्रैकेट है b + a, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं a गुना b और a गुना c, ये तीनों लॉ हो गया। तो हम लोग तीनों लॉ का रिविजन हो गया। इसके बाद है द स्टेटमेंट ऑन स्टेटमेंट पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन, द स्टेटमेंट ऑन एडिंग 10 इन ए नंबर एंड द नंबर बिकम 20 इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किसी नंबर में 10 जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, 20 बन जाता है। किसी नंबर कुछ x मान लिया, उसमें 10 जोड़ते वो 20 बन गया, तो इक्वेशन इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 153 का पूछ रहा है द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का जोड़ कितना होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका चारों एंगल का जोड़ जो होगा, ठीक है, 360 डिग्री होगा। तो इसी तरह इस टाइप और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, तो इसका कितना होता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल कितना बोला, क्वाड्रिलेटरल का हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, अगर सर्किल का पूछेगा तो उसका भी 360 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है। ठीक है, किसी पैरेललोग्राम बोलते किसको है, तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पैरेललोग्राम इसको बोलेंगे, तो पैरेललोग्राम उसको बोलेंगे। पहले पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। पैरेललोग्राम में ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड वाला, मतलब 4 साइड वाला ऐसा फिगर होता है जिसका अपोजिट साइड होता है, ये दोनों बराबर होगा, क्या होगा, और पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, समानांतर होना चाहिए, ये बराबर ये, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा उसका। उसी तरह ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, इक्वल और पैरेलल। तो इसका क्या क्या गुण है, इसका ये गुण होता है, ये इसका नाम देते हैं ABCD। तो इसमें क्या गुण है, एंगल A बराबर होगा एंगल C, A और C हम बराबर होगा। ठीक है, और क्या होगा, A और D इसको एडिशन बोलते हैं। एंगल A प्लस एंगल D बराबर होगा 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ होगा हमेशा 180 डिग्री। मान लेते हैं इसका 80 दे दिया, तो पूछेंगे ये कितना एंगल C, तो ये भी 80, और हम पूछेंगे D कितना,
ये 80 है तो इसको 100 होना पड़ेगा, ये 100 तो ये भी क्या होगा 100 होना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इससे हम लोग क्या किए, पैरेललोग्राम के बारे में सब चीज़ जान गए, उसका एंगल के बारे में भी जान गए। ठीक है, अब है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्राफ से था, ग्राफ से क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है, तो ग्राफ का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ ग्राफ देके आपको आंसर देना है। यहाँ पे जैसे कि ऑन विच आइटम हैज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बीन डन, सबसे ज़्यादा खर्चा किस में हुआ, तो जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचा रहेगा उसमें ज़्यादा खर्चा हुआ होगा। सबसे ज़्यादा खर्चा किस में हुआ है, तो कॉन्वे परिवहन में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑन विच आइटम है द मिनिमम एक्सपेंडिचर हैज बीन डन, सबसे कम खर्चा किसका हुआ है, सबसे कम छोटा ग्राफ किसका दिख रहा है, सबसे छोटा ग्राफ इसका दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नौकर का वेतन, तो सबसे जो कम खर्चा हुआ है नौकर का वेतन में 1 नंबर। ठीक है, इसी तरह तो ग्राफ को देख के हम लोग इसका आंसर दे देंगे, जो जो यहाँ पे पूछा है वहाँ पे इसका दे देंगे। तो ये आशा करता हूँ हो जाएगा, इससे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इस पर, ये आसानी आता है। फिर तो ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16। ये 4, 9, 16 यही है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट करें तो हमको ये 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पॉइंट में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 4 हो गया आपका, 9 हो गया, 16 हो गया, सबको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाले तो हमको एक परफेक्ट नंबर मिले। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब, इसमें परफेक्ट क्यूब कौन है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बोलेंगे किसको, तो परफेक्ट क्यूब को बोलेंगे जैसे कि हम पहले 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8। ठीक है, 3 का करेंगे तो आता है 27, तो मतलब ये जो 8 है ये 27, इसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, मतलब क्यों, फिर जब इससे हम क्यूब करेंगे क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये 3 मिलेगा, मतलब परफेक्ट नंबर मिल रहा है हमको। यहाँ 2.5 या 3.6 ऐसे कुछ नंबर तो नहीं मिल रहा है, कंप्लीट इंटीजर मिल रहा है ना, इसलिए ऐसे नंबर को 8 को 27 को क्या बोलेंगे, ठीक है परफेक्ट क्यूब नंबर बोलेंगे। तो इसमें से कौन परफेक्ट क्यूब हो सकता है, परफेक्ट क्यूब तो इसमें सबसे कौन हो सकता है, तो सबका निकाल के देखना पड़ेगा। तो कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसका आंसर 216 है, इसको आंसर निकाल के दिखा देते हैं आपको। इसको प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। ठीक है, पहले 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देते हैं, 2 एकम 2 0। ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से देते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 14, फिर 3 से 3 नंबर और 3 से। इसका परफेक्ट क्यूब करेंगे, जब इसका क्यूब निकालेंगे तो पेयर बनाते हैं। यहाँ क्यूब में क्या होता है 3 का पेयर बनाना पड़ता है, जिसका जो आंसर हो गया कितना हो गया, अच्छा परफेक्ट क्यूब निकाल निकाल देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका जोड़ा बनाएंगे 3 का जोड़ा, तो यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो इसका पर ये किसका क्यूब था, ये 6 का क्यूब था, 6 का क्यूब था। इसी तरह बाकी सब निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164 है कि 4/25 को परसेंटेज में बदलो। तो 4:5 को परसेंटेज में बदलें, तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए पहले वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब भागा में होना चाहिए। तो हमको इसको क्या लिख सकते 4/25। अब ये भागा हमको फ्रैक्शन में दिख रहा है, ठीक है भिन्न में दिख रहा है। अब किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना कर देते हैं, बस 100% से गुना। अब गुना करके काटते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 4 चौके 16, तो ये हो गया 16%। ठीक है, तो किसी भी परसेंटेज बदलने, जैसे a/b को बोलेगा परसेंट में बदलो a/b को, तो सीधे a/b को 100% से गुना कर दीजिएगा, कट के जो भी आंसर आएगा वो मेरा परसेंट।
इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 व्हेन x बराबर 1। जब x का वैल्यू 1 होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो सीधे क्या करेंगे, जहाँ भी x वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जहाँ भी 1 तो हम यहाँ पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो x का वैल्यू 1 पुट करना है, x बराबर 1। तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 सीधे 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या होता है, 0। तो इसका आंसर जो होता है वो 0 होता है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स बराबर 1 और y बराबर 2 है। तो x की जगह 1 पुट कर देना है, y की जगह 2 पुट कर देंगे। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 बराबर 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। द सम ऑफ द फॉलोइंग शेप, इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम है कोन। ठीक है, तो शेप का नाम याद कर लीजिएगा। जैसे इस शेप का नाम क्या है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। तो 3D शेप जितना भी है याद कर लीजिएगा। द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप, इस शेप का भी नाम पूछा है। ये सिलेंडर है, ठीक है, बेलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज बी एंड एल्टीट्यूड एच, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मान लो कोई ट्रायंगल है, इसको जो बोलते हैं इसका बेस, आधार। ठीक है, इसको बी, अगर बी है और इसका हाइट एच, ये एच है, इसका फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बी इंटू एच। तो ये फॉर्मूला आता है ट्रायंगल का। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अब पूछा है तो हम लोग और कुछ एरिया देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ, अच्छा, ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अगर साइड इसका हम ए देते हैं और ये इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये गुना ये। ठीक है, उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, या पैरेललोग्राम कुछ बोल दे तो। ठीक है, ये एल है और बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल गुना बी। उसी तरह पूछेगा सर्कल का, ये सर्कल है, अगर रेडियस आर है, इसका एरिया फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब एरिया फॉर्मूला को याद रखना चाहिए। उसी तरह अगर आपको पूछ दे बेलन का एरिया क्या है, 8 पे तो नहीं है लेकिन 9 में तो क्वेश्चन है, 9 में पूछ सकता है आपको बेलन। तो बेलन कैसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे रहता है। तो बेलन के एरिया फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, जब बेलन को आगे से देखते हैं तो गोल दिखता है ना। अभी हम इसका एरिया फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, अगर ये रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, यही आर कितना लंबा तक है, एच लंबा तक है ना, तो ऐसे गुना कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका बेलन का, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आयतन का है, आयतन का फॉर्मूला हो गया ये। तो आयतन का भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जैसे एरिया ऑफ सर्किल, जस्ट अभी हम बताए थे एरिया ऑफ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन है, अगर ए का पावर एम है, बी का पावर एम है, तो ये किसके बराबर होगा, मतलब तो ए का पावर एम है, बी का पावर बी एम है, तो ए और बी ए बाई बी लिख दें, और एम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए बाई बी, कहाँ गया, ए बाई बी टू द पावर एम। तो पावर के बारे में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए का पावर 2 दिया हो रहेगा और बी का पावर 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का पावर 2। ठीक है, और देखते हैं कुछ, या 5 का पावर 3 लिखा हुआ और 5 का पावर 4 लिखा हुआ, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4 3 सीधे ये जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। और एक क्या था, भागा वाला, जैसे 5 का पावर हम 4 लिख दिए और या यहाँ डिवाइड दे दिए 5 का पावर 2, तो ये देखिए अगर भागा रहेगा तो माइनस होता है, 5 का पावर 4 माइनस 2 मतलब 5 का पावर 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 5 का पावर भागा 2, 5 का पावर 2, मतलब ऊपर में 4 को 5 है और नीचे में 2 को 5 है, तो 2 को, तो ये इसको क्या होगा, 2 काट देगा ना, तो ऊपर में 2 को बचेगा ना, काटना नहीं है, मतलब माइनस हुआ है एक तरह से।
मतलब कि 5 गुना 5 गुना 5 और नीचे कितना 5 है 2, ये 2 को मिलके 2 को काट दिया तो ऊपर कितना बचा 5 का पावर 2। ठीक है, इसके बाद 10 का पावर -1 होने से क्या होता है, किसी का भी पावर -1 तो इसको पहले इसको 1/10 लिखेंगे, या 5 का पावर -2 लिखा हुआ है तो फिर इसको पलट देंगे 1/, में चला जाएगा 1/5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी का पावर माइनस रहता है तो 1/, में चला जाता है। इसके बाद है द हॉर्सेस ईट 18 kg ऑफ कॉटन इन 12 डे, हाउ डज द ही ईट इन 9 डे। तो ये तो क्या पूछा है 9 दिन में कितना खाएगा, तो हमेशा देखिए अगर जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछा है 9 दिन, तो इस जो क्वेश्चन में है तो दिन वाली चीज़ को पहले लिखेंगे। तो पहले 12 दिन में कितना खा रहा है, 12 डे में वो खा रहा है जो भी 18 kg खा रहा है। ठीक है, 12 दिन में 18, एक डे में क्या हो जाएगा, एक डे में निकालिए, एक डे में 18/12, लेकिन पूछा क्वेश्चन 9 दिन में तो क्या हो जाएगा 18/12 गुना 9, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये काट के आ जाएगा आपको 13.5 आ जाएगा। ठीक है, काट के देख सकते हैं समय क्या बढ़ाओगे, इतना करके आप काट लीजिएगा। फिर 174 का ए बॉय रन 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, हाउ डज विल ही टेक टू रन इन 600 मीटर। यहाँ देखिए मीटर में या किलोमीटर में, तो हमको पूछा है मीटर 600 मीटर में कितना दौड़ेगा। तो जो चीज़ पूछेगा 600 मीटर पूछा है ना, तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिखेंगे, पहले हमको मीटर दिखे, मतलब कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर को दौड़ने में कितना समय ले रहा है 10 मिनट, कितना 10 मिनट। तो 1 मीटर दौड़ने के लिए 1 मीटर दौड़ने के लिए वो कितना समय लेगा, तो 10/1 2 3 नीचे 0 1 2 3। ठीक है, 10 बटा इतना। उसी तरह क्वेश्चन क्या है 600 मीटर, कितना 600 मीटर के लिए कितना समय लेगा, जब 1 मीटर कितना समय है तो 600 के लिए गुना 600 कर देते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, कितना बचा 6 बचा, तो वो लेगा 6 मिनट, कितना 6 मिनट, ये 6 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है द कॉमन फैक्टर ऑफ पी क्यू एंड, तो कॉमन फैक्टर निकालना था। क्वेश्चन क्या है p का पावर 3 और q का पावर 3, तो दोनों में क्या कॉमन है। ठीक, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसका पावर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए p के पास 3 ठो p है और यहाँ पे 4 p है, 4 ठो q है, मतलब 4 ठो q मतलब 3 ठो p है ना, मतलब 3 दोनों पास है पावर। तो हम क्या कर दें p का पावर 3 और q का पावर 3 निकाल लें यहाँ से कॉमन, तो सिर्फ क्या बचेगा q का पावर 1 अंदर बच जाएगा। तो मतलब कॉमन क्या मिला, यही मिला कॉमन p3 q3। ठीक है, तो यही मेरा कॉमन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन निकालने के लिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कि अगर लिख दे यहाँ पे RS, ठीक है, प्लस RK, हम पूछेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ भी R है यहाँ भी R है, तो हम कॉमन कैसे निकालेंगे, तो R यहाँ से मतलब R कॉमन लिए मतलब R से भागा दिए, इसको R से भागा दिए तो R कट गया तो S बचा, R से कॉमन लिए मतलब R से भागा दिए तो R कट गया तो यहाँ क्या बचा K बचा। ठीक है, बीच में प्लस था तो प्लस, तो कॉमन क्या मिला R। उसी तरह और क्वेश्चन ले लें कॉमन, जैसे p² R है प्लस PK है। ठीक है, हम पूछेंगे इसमें कॉमन क्या है, यहाँ p कितना है 2, यहाँ p कितना 1, मतलब 1 p दोनों पास है ना, तो p 1 p हम कॉमन लिए मतलब 1 p से इसको भागा दिए, ऊपर 2 p था 1 p कट गया 1 p बचा ना, यहाँ पे क्या बचा p और r बचा, p से इसको भी कहाँ कॉमन लिए तो 1 p कट गया, क्या बचा k बचा, तो p क्या मेरा ये कॉमन है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ग्राफ था लेकिन ये बार ग्राफ है।
ये जो ग्राफ है ठीक है उससे थोड़ा अलग है, यहाँ पे एंगल के साथ दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको डिग्री देख के इसका आंसर देना था, जैसे कि ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा खर्चा क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा जिसका डिग्री बन रहा है सबसे ज़्यादा खर्चा उसी में होगा। 150 डिग्री बना रहा है कौन, फूड, तो सबसे ज़्यादा खर्चा उसी में होगा, तो फूड पे हुआ है। ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, सबसे एक्सपेंडिचर मिनिमम, सबसे कम खर्चा, तो सबसे कम डिग्री कौन बच रहा है, 30 डिग्री बना रहा है एजुकेशन, तो एजुकेशन पे सबसे कम खर्चा हुआ है। इसके बाद इफ़ द बजट ऑफ द फैमिली इतना, व्हाट इज द सेविंग, अगर बजट पूरा फैमिली का इतना है तो सेविंग क्या होगा, तो बचत सेविंग क्या हो रहा है 35 डिग्री। तो पहले हम देखते हैं इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। देखिए तो ये पूरा जो डिग्री बना है सर्किल कितना डिग्री का होता है, सबसे पहले बताएं थोड़ी देर पहले ना 360 का, कितना डिग्री का 360, और पूरा पैसा दिया है कितना 10,080, मतलब कि 360 डिग्री पूरा ही सर्किल है, और किसके बराबर है 10,800 पैसा के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे समझ, अब सेविंग कितना था, सेविंग है 35 डिग्री, तो वो पूछ रहा है 35 डिग्री का मान क्या होगा, मतलब 35 डिग्री को कितना रुपया बोलेंगे, 360 डिग्री को पूरा पैसा है उसको इतना बोल रहे हैं, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो बना लिखिए पहले 10, ठीक है, बटा ये क्या हो गया, ये 1 डिग्री का मान हो गया 360, लेकिन पूछ रहा है आपको 35 डिग्री का मान क्या होगा, कितना 35 का ही है ना, देख लेते हैं 35 का, तो 35 का डिग्री का मान क्या होगा, 35 डिग्री का मान ये हो जाएगा 10800 बटा 360 गुना 35, बस इसको करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1050 आ जाए 1 2। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड किया था इसलिए मुझे याद है। ठीक है, ये कट के आपका 1050 आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं 36 या देख लेते हैं अगर गलती हुआ तो, 36 के लगभग 3 बार में लग कट जा रहा है, 36 हम 36 दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाँ 15 70 70 105 105 और 1 0, तो 1050 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्लॉथ एंड द एजुकेशन, क्लॉथ पे कितना खर्चा हुआ, और ठीक है क्लॉथ पे कितना खर्चा हुआ, कपड़ा पे 70 डिग्री है। ठीक है, कपड़ा का 70 डिग्री, और बोल रहा है कि एजुकेशन 30 डिग्री, अंतर कितना है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का देखते हैं 40 डिग्री का अंतर है, कितना 40 डिग्री, तो 40 डिग्री में कितना पैसा बोलेंगे, तो अभी हम निकालने सिखाए थे आपको कि 360 डिग्री के मतलब पूरा बनाया तो उसका मतलब इतना पैसा है, तो 1 डिग्री का पैसा इतना है, क्या पूछा 40 का, तो फिर 40 डिग्री पूछा ना, तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको पहले सीधे लिख दीजिए 40 बटा 360 गुना 10800, ये टोटल पैसा है। ठीक है, और ये डायरेक्ट लिखना सिखा रहे हैं, इसे कई पूछ देता है आपको, जैसे कि शिक्षा पे कितना खर्चा हुआ, शिक्षा की डिग्री कितना है 23, टोटल कितना है 360, अब टोटल यहाँ पैसा लिख दीजिए 10800, शिक्षा पूछे तो शिक्षा का लिख सकते हैं, जिसका पूछे से करके हम इसका आंसर लिख देंगे, तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके आपको शायद 1200 आंसर आएगा। इसके बाद पूछ रहा व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड एंड द एजुकेशन, फूड पे एजुकेशन पे दोनों मिला कितना खर्चा हुआ, तो फूड पे देखिए तो फूड पे हुआ है एजुकेशन पे कब 150 डिग्री है खाना पे, और शिक्षा पे 30, मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 360 का आधा, अब 360 को मान रहे हैं 10,800, तो 10,800 का आधा कितना हो जाएगा, आधा डिग्री बना 180 बना रहा है ना, तो उसका आधा हो जाएगा 5400, नहीं तो फिर आपको जो सिखाएं हम तरीका, कितना दोनों मिला कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री 360, ये हो गया फ्रैक्शन में, और टोटल पैसा जो था 10800, इसको सॉल्व करके ठीक है 1/2 इसका आधा आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लास 9 का क्वेश्चन। ठीक है, जो MCQ टाइप आया था, तो क्लास 9 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा क्योंकि ये ओलंपियाड है, क्वेश्चन आसान रहेंगे।
सब बना लेंगे तो छाटना मुश्किल होगा। पहले क्या है, किस में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे बटा के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। q क्या होना चाहिए, 0 नहीं, मतलब कि जैसे 5/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम 5/0 इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको बटा के फॉर्म में लिखा है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर ये 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो उसको परिमेय संख्या बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों बटा में है, ये भी बटा में, लेकिन क्या बोले, नीचे 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या था, निम्न से परिमेय संख्या निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच है। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताना था। तो कभी भी किसी के नंबर के बीच पूछेगा, ठीक है, तो सीधे वो दोनों नंबर को जोड़ दें, तो 3 + 4/2 कितना हो गया, 7/2। तो 7/2 क्या एक परिमेय संख्या है। या क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किसी भी दो नंबर के बीच एक नंबर बताइए, जैसे पूछेंगे 5 और 6 के बीच को एक नंबर बताइए, तो क्या करेंगे, 5 + 6/2 कर देंगे सीधे, तो इसका बीचों बीच हमको नंबर मिल जाएगा, मतलब 5.5, 5.5। इसके बाद किसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करना आसान है काफ़ी, सीधे 6 दूनी 12 और √5। तो पहले हम रूट जानते हैं। रूट होता क्या है, रूट का मतलब होता है किसी का पावर आधा, ठीक है। रूट का मतलब किसी का पावर आधा। जनरली हम जानते हैं कि अगर हम 5 × 5 करें तो हम ये लिखते हैं 5 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 5 में इसका कुछ नहीं पावर 1 था ना, इसका पावर 1 था ना, तो 1 + 1 क्या हो गया, 5 का पावर 2 लिखे। मतलब जब भी गुना करते हैं तो पावर जुड़ता है, पावर जुड़ जाता है। तो √5, इस तरह यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 6√5 है गुना 2√5 है। तो पहले 6 दूनी हम 12 कर लिए, ठीक है। क्या बचा है, √5 गुना √5, देखिए, तो 12 गुना √5, इसका पावर कितना, आधा है, इसका पावर आधा, तो आधा + आधा 1 हो गया, इसलिए सीधे क्या लिखते हैं, √5 को 5 बराबर √5 गुना 5 5 होता है, ठीक है। इसका आंसर आ गया 60, इसका आंसर 60 हो गया। इसको सॉल्व करना था, ये गुना, तो ब्रैकेट का गुना है, अच्छा ये फार्मूला भी है, a + b a - b। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर फार्मूला रहता है, ठीक है, a + b लिखा हो रहा है गुना a - b लिखा हो रहा है, इसका फार्मूला आता है a² - b²। इसको हम फार्मूला के माध्यम से ही बना सकते थे। यहाँ क्या है, 5 और √5 है, तो सीधे एक की जगह 5 लिख दिए, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, माइनस √5 मतलब √5 गुना 5 है, √5 गुना 5 कितना होता है, 5 होता है। यहाँ 5 लिख दिए, कितना आ गया, इसका आंसर 20, इसका आंसर ये 20 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो 1/2 को रेशनलाइज करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो 1/√2 को रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे दोनों √2 से गुना कर देते हैं, √2 गुना √2, तो 1 गुना √2 ऊपर क्या हो गया, √2 हो गया, और √2 मतलब रूट का पावर आधा गुना रूट का पावर आधा, तो रूट क्या है, कॉमन आधा आधा 1 होता है, मतलब 1/2 हो गया, √2 मतलब √2 गुना √2 सिर्फ 2 हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब इसका मान निकालना है, ठीक है। तो मान कैसे निकालेंगे, इसे क्या मान है, 64 को पहले हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर के रूप में लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, पावर के रूप में रिविजन करेंगे, तो तोड़ेंगे कैसे ये भी देख लेते हैं। इसको सीधे हम रेशनलाइज करते जाएंगे 2 से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तरफ से, ये 32, 16, 8, 4, 2, तो यहाँ देखेंगे 2, 4, 6, 2 कितने बार है, 6 बार है,
तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 6। फिर इसका क्या था 64 का पावर हाफ था ना, कुछ नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का पावर 6, 64 हो गया, उसका पावर हाफ था। अब देखिए पावर का पावर गुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये नीचे ये हो जाएगा 6 गुना 1/2, कट के 3 हो गया। तो यहाँ कितना 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करना था, बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ 2, ठीक है, पावर को जोड़ देते हैं, तो यहाँ 2/3 प्लस 1/3, तो 2/3 प्लस कॉमन है तो 3/3, तो क्या है 3/3 कट गया तो 1 है, 2 का पावर 1 मतलब 2। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल कौन है, ठीक है, बहुपद कौन है। तो पहले हम थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पहले तो एक पद, द्विपद, बहुपद, ठीक है। पहले मोनोमियल होता है, ठीक है, मोनोमियल जो एक टर्म, सीधे पॉलिनोमियल को याद रखना कि पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होना चाहिए। तो जितना जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, उसका पावर पॉजिटिव होगा तभी उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ एक्स का पावर कितना देख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है मेरा, एक्स का पावर रूट मतलब क्या होता है आधा, तो आधा नहीं चलेगा, वेरिएबल का पावर आधा नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल किसको बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। पूरे टर्म कहीं भी एक्स लिखा हुआ या वाई लिखा हुआ है तो उसका पावर हमेशा 1, 2, 3 या 4, 5 ऐसे होना चाहिए, आधे पौने ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पहला पावर देखते हैं स्क्वायर, मतलब उसका पावर या तो स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, इसका पावर 5 होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन किसी का पावर आपको दिख रहा है आधा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। किसी का पावर दिख रहा है 3/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। किसी का पावर दिख रहा है 0.7, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, इसका पावर तो x², ठीक है, लेकिन इसका पावर कितना है रूट मतलब किसी का पावर आधा 1/2, तो 1/2 आधा तो चलेगा नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल ये भी नहीं है। फिर इसको होता है x प्लस, हाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे x का पावर कितना आ गया आधा, तो ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। फिर यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है, जैसे कि यहाँ 5x, तो यहाँ सिर्फ हमको वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कुछ नहीं दिया 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री बराबर 1 होता है। जैसे और यहाँ ऊपर लिखते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो हाईएस्ट एक्स सब तो एक्स्ट्रा टर्म है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका डिग्री पूछते हैं, तो इसका डिग्री 2 हो जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो भी रहता है उसका कितना पावर का है जिसको डिग्री बोलते हैं। फिर x/0 के लिए बहुपद का मान क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का मान क्या होगा x/0 के लिए, तो x/0 पुट कर देंगे पूरा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 5 × 0 तो 0 हो जाएगा, x 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 गुना 4 ये भी 0 हो जाएगा, तो बच्चा क्या सिर्फ 3 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू x + 5, ठीक है, कोई फंक्शन है p, ठीक है, जो x पे डिपेंड करता है, जिसका शून्यांक पूछ रहा है, जिसका शून्यांक क्या हो जाएगा, तो 0 पूछ रहा है एक तरह, मतलब x का क्या वैल्यू रख दें कि ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो 5 के क्या जोड़े, 5 में -5 जोड़ेंगे तब ना 0 हो जाएगा, या सीधे कभी भी शून्यांक पूछे इक्वल टू 0 कर देंगे, क्या करेंगे p ऑफ x 0 कर देंगे, इसी को p ऑफ x को 0 कर देते हैं, मतलब कि x + 5 बराबर 0 लिख देते हैं। x बराबर क्या हो गया, उधर से चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, x बराबर -5, तो x बराबर इसका -5 हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में x का क्या वैल्यू रख दें कि ये 0 हो जाए, तो -5 रखने से 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन अगला,
भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, x प्लस 1 को इस चीज़ से भाग देने पे क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग भाग देते हैं। तो x प्लस 1 से हमको भागा देना है x प्लस 3x² माइनस 1। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमको ये और ये मैच कराना है, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है कितना बार में, 1 बार में, तो 1 से गुना करते हैं। सिर्फ ये हमको हमेशा सिर्फ इसको और इसको ध्यान देना है। जो पहला x है हमको ये चीज़ लाना है, तो किसको गुना सिर्फ 1 से करना पड़ेगा। ये चीज़ x लाने के लिए क्या 1 से गुना करना पड़ेगा। इसको 1 से गुना किए, इसको 1 से गुना, x गुना 1 तो x हो गया, और 1 से फिर 1 को भी गुना करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया प्लस 1। तो सिर्फ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ प्लस 1। अब फिर क्या होता है, माइनस करना पड़ता है। तो ये माइनस, इसका साइन चेंज होगा प्लस, तो ये माइनस, ये दोनों कट गया, ये माइनस माइनस, यहाँ बचा -2। अब ये गिरेगा 3x², ठीक है, ये नीचे आया। अब हमको क्या लाना है, इसके मदद से हमको यहाँ लाना है 3x²। तो x में क्या गुना करेंगे, 3 आएगा, तो पहले 3 से तो गुना करना ही पड़ेगा, प्लस x में क्या गुना करेंगे, x² आएगा, तो x से गुना करना पड़ेगा। इसलिए हमको सजा के लिखना चाहिए था, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर उसको लिखना चाहिए था, ठीक है। तो भी चलो बन जाएगा। तो कितना से x से गुना करेंगे, तो x से गुना करने से अब क्या आ रहा है देखते हैं। तो 3 × x, 3x²। अब 3x से इस 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा, नहीं ये गलत है, मैं शुरू से पहले क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे। जो हाईएस्ट पावर को पहले सजा कर लिखते हैं, इसको सबसे पहले आगे लिखेंगे। तो हाईएस्ट पावर को लिखना चाहिए 3x² माइनस 1, सॉरी पहले x वाला टर्म x लिखेंगे -1। अब इसको भागा देंगे x प्लस 1 से। सबसे पहले हमको यहाँ लाना है, क्या लाना है, 3x² लाना है। तो पहले 3 लाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। हमको x² लाना है, तो इस x को x से गुना पड़ना करेगा, तो x से गुना किए तो यह आ गया 3x²। अब फिर ये x इससे गुना हो जाएगा, तो प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x। अब माइनस करते हैं, ठीक है, ये कट गया, -3x में प्लस x, तो -2x, ठीक है, यहाँ बचा -1। अब हमको लाना है -2x, तो x तो है, हमको -2 से गुना करना पड़ेगा, तो -2 से गुना किए तो आ गया -2x। अब फिर -2 1 से गुना हो जाएगा, तो -2, फिर माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये ख़त्म। तो +2 में -1 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1। तो क्वेश्चन कितना आया मेरा, 3x - 2। अच्छा पूछा क्या था, शेषफल पूछा था, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचा लास्ट में, 1। इसे सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट तरीका है, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जिसे क्या है, x प्लस 1 से डिवाइड करना था ना, तो इसको हम 0 कर देते हैं, तो x बराबर कितना आया, -1। अब जहाँ जहाँ x है क्वेश्चन में, वहाँ पे -1 पुट कर देने से हमको रिमाइंडर सीधे पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या था, 3x² प्लस x -1, तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 रख देंगे, x की जगह -1। तो यहाँ x² था, -1 के रख दिए, प्लस -x, ठीक है, ये -1 रख दिए और -1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ 3 -1 था और -1, 3 -1 और -1, तो -2 घट के 1, तो ऐसे भी मेरा 1 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन है 12x² - 7 + x का गुणनखंड करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले ये 3 है, इसको 4 भाग में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन, तो पहले ये गुना ये करेंगे, तो 12 एकम 12, तो 12। तो अब इसको -7 को ऐसे लिखना है कि गुना करने से 12 आ जाए। तो हम कैसे लिख सकेंगे, तो 12x² -
7x+1, जिसको हम तोड़ेंगे 12x², इसको लिख सकते हैं -4x -3x+1। तो -4 को माइनस से गुना करेंगे 12 आ जाएगा, x गुना x² हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे। अभी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन मतलब तो कॉमन इसमें यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, 4 3 यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 1x है, मतलब 4x कॉमन है। 4x कॉमन लिए मतलब 4x से भाग किए, तो कितना बार में कटेगा? 4 या 12, एक एक्स निकाल लिया, x यहाँ बचा -1। इधर में क्या कॉमन है? इन दोनों में तो कोशिश करते हैं इसके साथ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ -3+1 है यहाँ, लेकिन माइनस चाहिए तो -1 कॉमन लेते हैं। -1 कॉमन लेंगे दोनों में, ये क्या हो जाएगा? माइनस इसको भाग करेंगे तो ये 3x बचेगा -1। अब पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है? यहाँ से यहाँ तक में 3x -1 को यहाँ भी है, 3x -1 यहाँ भी है, तो 3x -1 कॉमन लेते हैं। ये कॉमन लिया मतलब 3x को भागा दे क्या बचे? 4x बचा, और माइनस ये क्या बचा? -1। तो ये मेरा हो गया फैक्टराइज। इसके बाद कुछ पूछ रहा है, इफ x माइनस जो फैक्टर ऑफ p ऑफ x x² + 1 + k, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k का मान बताना है आपको। ठीक है, और ये अगर बोल रहा है कि ये ठीक है x माइनस इसका फैक्टर है, मतलब कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमको 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो भाग किसे दे रहे हैं? भागा दे रहे हैं x -1 से, भागा दे रहे हैं x -1 से। ठीक है, तो अगर x -1 से भागा दे रहे हैं तो x -1 बराबर 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा +1। ठीक है, अब +1 को यहाँ पे हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या था? तो x² + x + k, तो ये आना चाहिए मेरा 0। तो x का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तब, तो यहाँ 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर + x + k बराबर 0। सॉरी, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 + k बराबर 0 होना चाहिए। तो k का वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगा -2, तो k बराबर -2, k बराबर होगा -2। और कोऑर्डिनेट का और मूल बिंदु क्या होता है? कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जहाँ पे दोनों एक्सिस टकराता है। ठीक, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये होता है 0, 0, इसका 0। इस बार क्वेश्चन नंबर पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? ठीक है, तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो हम पहले देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है? दोनों वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ये कोई पॉइंट ले लिए तो पहले x से नापेंगे दूरी, तो ये पॉजिटिव, और y तो पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है? x इधर आता है तो x से नेगेटिव होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? तो इधर पहले x इधर आए तो इधर आने x का वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और y नीचे आएंगे तो भी नेगेटिव आएगा, तो इसमें दोनों नेगेटिव होता है। और इसमें क्या होगा? इसमें x पॉजिटिव और y नीचे को लाता है, वो आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पूछा किसका है? 0, -5। तो पहले पॉजिटिव देखना फिर नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कौन है? तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो होगा इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट बताना था। क्यू कोऑर्डिनेट, क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ पे है। ठीक है, पहले एक्स देखते हैं। तो यहाँ इधर से ये एक्स है, एक्स कितना पे? 2 पे। तो क्यू का पॉइंट हो जाएगा 2, और वाई देखेंगे, वाई यहाँ से नीचे -2 कोऑर्डिनेट। तो ये क्यू कोऑर्डिनेट हो गया। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर -3.2। -3 मतलब एक्स में -3, तो इधर जाएंगे, -3 हो गया। फिर क्या है? 2 पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जाना है, ऊपर। तो ये किसका है? एस का नाम है, तो ये एस हो जाएगा। इसके बाद है पॉइंट पी का बोझ बताना। पॉइंट पी कहाँ है? पी, हाँ यहाँ पे, पी यहाँ पे है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का एक्स यहाँ पे 0 पे है। ठीक है, और वाई कितना है? तो कितनी दूरी पर वाई? 0.5
0,2, तो 0,2, 0,2 तो एफसीसा बताना, ठीक है। एफसीसा मतलब तो वाई से दूरी, वाई से कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ऑर्डिनेट ऑफ द आर, आर का ऑर्डिनेट बताना है, आर का ऑर्डिनेट, आर का है पॉइंट, आर यहाँ है, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है -3 पे, तो -3 हो जाएगा। इसके बाद है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। कोई सरल रेखा जो होता है उसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो ax + by + c इसका लीनियर इक्वेशन होता है। उसके बाद समीकरण इतना की तुलना इतना से करने पर ABC का मान निकालना है, ठीक है। इन दोनों को क्या इक्वल कर देना है, तो ABC का मान, यहाँ पे x बल में 2 है, तो a का मान क्या हो गया 2 हो गया। बी वाई, तो बी का वाई के बल में क्या है 3 है, तो बी का मान 3 हो गया। और सी सी इक्वल टू इधर लाना है, तो 8 को इधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, तो -8 कितना है, एक्स प्लस वाई का मान हल बताना है, तो किसको उसका, तो एक्स किसको उसको जोड़ेंगे 7 आता है, तो 7 देखिए 3 + 4, तो 3 + 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो ये इसका हल हो गया। उसके बाद है x = 4 है, y = 1 है, तो समीकरण का हल क्या होगा। अगर ये किसी का हल है तो उस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दें तो वो चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब जैसे कि 4, तो किस में रख के देखते हैं, x का वैल्यू 4 बोला, यहाँ रख कर 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, फिर बोला एक घटाने से y का वैल्यू 1 है, 4 में से 8 में से 1 घटाएंगे 7, ये बिल्कुल सही है। चेक करते हैं ये इसका हल है कि नहीं, तो x की जगह 4 रखेंगे, 4 हो गया, y की जगह 1 रखते हैं, तो 4 एकम 4, तो ये भी इसका हल हो सकता था, ठीक है। तो ये भी इसका हल तो हो ही सकता था। अच्छा इसको चेक करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, +1 7, ये तो नहीं होगा, तो इसका हल यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे तो ऑप्शन भी गलत रहता है, एक से ज़्यादा दे देता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में 2 चरों वाले लिखे क्या है 2x, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसके बाद मान लिया 25 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन है, इसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई देखिए, इसमें दिखे यहाँ एक्स और वाई 2 वेरिएबल दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल, तो यहाँ 2 वेरिएबल है, तो ये है 2 चर वाले। एक्स का समीकरण इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, ठीक है, तो y = 0 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इक्वेशन एक्स एक्सिस बोलेंगे तो y = 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बोले तो x = 0 लिखेंगे। इसके बाद है यदि 2 और 5 रेखीय समीकरण 2x + y का हल है तो k का मान बताएं। अगर ये 2 5 इसका इक्वेशन सॉल्यूशन है तो k का मान बताएं। तो अगर 2 5 का सॉल्यूशन है, 2 5 रखने से क्या होना चाहिए इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 2 का मान, 2 का रख देंगे, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4, प्लस यहाँ 5 रख देंगे, 5 बराबर k, 5 4 9, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, आता सबको है, तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है।
तो कम्प्लीमेंट्री किसको संपूरक तो एक एवं क्या होता है कि 40 में क्या जोड़े कि वो 90 हो जाए। तो इसको हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले सी आता है तो 90 पहले आएगा, एस क्या होता है 180। हाँ, तो 40 का अगर आपको पूरक पूछे तो 40 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाएगा, तो 40 में 50 जोड़े से 90 हो जाएगा। उसी तरह का 40 का आपको ठीक है सप्लीमेंट्री पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, तो मतलब 40 में क्या जोड़ें 180 हो जाए। सप्लीमेंट्री मतलब एस मतलब 40 में 140 जोड़ते हैं तो इसका 140 होता है जी। इससे अगला क्वेश्चन है 40 का संपूरक पूछ रहे ठीक है, सप्लीमेंट्री ऑफ 80। तो 80 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, तो 100 जोड़ना पड़ेगा ठीक है। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है तो इसकी माप क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो एक कोण का माप उसके संपूरक कोण से। क्वेश्चन नंबर 30 है द मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्ली, मतलब कि कोई एंगल एक्स लेते हैं ठीक है, तो उसका सप्लीमेंट्री जो होगा वो उसका दोगुना है। मतलब कि अगर हम 40 लिए तो 40 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो बताइए सप्लीमेंट्री मतलब क्या जोड़े कि 180 आ जाए, इसका कितना हो जाएगा 180। तो बोल रहा है कि वो जो एंगल होगा जो अपना सप्लीमेंट्री का दुगना है ठीक है, क्या होगा पता नहीं, तो समझाने के लिए लिए थे। तो हम मानते हैं कि वो एंगल एक्स होगा तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब अगर 40 हम लिखे तो इसका सप्लीमेंट्री 140 कैसे आता है, तो 180 में से 40 घटाए तब ना इसका सप्लीमेंट्री आया। अगर एंगल एस एक्स मान रहे हैं तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, उसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स ठीक है। तो बोल रहा है कि जो है वो अपना सप्लीमेंट्री का दुगना है